नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ विकास तिवारी। वक्त है हमारे खास बुलेटिन अपणु उत्तराखंड का, तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राहुल गांधी के देहरादून दौरे के विरोध प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सोशल मीडिया संवाद का प्रभावी माध्यम है, लेकिन इसका दुरुपयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने आम जनता से सोशल मीडिया का जिम्मेदारी के साथ उपयोग करने की अपील की है। देखिए, सोशल मीडिया जहाँ एक अच्छा माध्यम है कि हर कोई व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति उसमें कर सकता है, लेकिन इस प्रकार से जो सारी मर्यादाओं को तोड़ता है, हमारी संस्कृति को उसकी धज्जियां उड़ाता है, तमाम जो चीज़ें हम लोग सामान्य जीवन में किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, वो सब चीज़ें सोशल मीडिया में होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे राजनीतिक दलों के चरित्र को भी लोग अच्छी तरह से जनता समझती है और कानून भी अपना काम करेगा ऐसे लोगों के लिए जो लोग इन मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष जो हैं लोकसभा में, उनका उत्तराखंड में देहरादून का दौरा होना था, जिसके बाद उनके दौरे का लगातार विरोध हो रहा था और सोशल मीडिया के माध्यम से मातृशक्ति पर टिप्पणी का मामला सामने आया था। उत्तराखंड में इस वर्ष चारधाम यात्रा नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी है कि अब तक 45 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। मानसून के दौरान मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और मौसम सामान्य होते ही यात्रा फिर से रफ्तार पकड़ेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार चारधाम यात्रा के साथ कांवड़ यात्रा और आगामी कुंभ मेले की तैयारियों में भी जुट गई है, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को पूरी तरह सुरक्षित और बेहतर व्यवस्थाएं और सुविधाएं प्रदान कराई जा सकें। चारधाम यात्रा ने इस साल पिछले सारे ही कीर्तिमान पीछे छोड़ दिए हैं। इस बार रिकॉर्ड चारधाम यात्रा हुई है और चारों धामों के आशीर्वाद से, यहाँ माँ गंगा यमुना के आशीर्वाद से इस बार का आंकड़ा हमारा बहुत बड़ा चला गया। लगभग 45 लाख के लगभग लोगों ने अभी तक चार धामों के दर्शन कर लिए हैं। अभी यात्रा चलेगी। बरसात का समय है, मानसून के समय में थोड़ा मौसम का अलर्ट रहता है, बीच बीच में परेशानी भी होती है, यात्रा हमको रोकनी भी पड़ती है, लेकिन हम सुरक्षा का सर्वोच्च प्राथमिकता करते हुए यात्रा को आगे चलाएंगे। यात्रा के दूसरे चरण की भी हमारी तैयारियां हैं, कांवड़ यात्रा की भी तैयारी है, कुंभ इस बार हमारे यहाँ पर होने वाला है, कुंभ की भी तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे आस्था श्रद्धा के दिन होते हैं, तो उन दिनों को हम। उत्तराखंड सरकार आगामी कांवड़ यात्रा 2026 की तैयारियों को अंतिम रूप देने में तेजी से जुट गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे आस्था और श्रद्धा का महापर्व बताते हुए कहा कि देश भर से आने वाले शिव भक्तों की सुरक्षित और सुव्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए 2 दिन बाद हरिद्वार में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें यात्रा की व्यवस्थाओं और सुरक्षा उपायों की विस्तृत समीक्षा भी की जाएगी। सरकार का उद्देश्य ये है कि सभी श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के भगवान शिव का जलाभिषेक कर सकें। कांवड़ यात्रा देखिए बहुत बड़ी आस्था और श्रद्धा की यात्रा होती है। शिव भक्त कांवड़ी माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जाते हैं, महादेव को जल अर्पित करते हैं और उन सब का केंद्र हमारा हरिद्वार, ऋषिकेश और आसपास का एक क्षेत्र बन जाता है। तो हमारे लिए विशेष अवसर होता है, हमारे लिए एक बड़ा प्रतीक्षा भी रहती है कि कांवड़ आएगा, शिव भक्त कांवड़ी आएंगे, शिव दूत आएंगे, उनके भक्त आएंगे, उनका हम स्वागत करें। तो हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं और अच्छा करेंगे। हमने सभी तैयारियां की हैं। अभी 2 दिन के बाद हम बड़ी बैठक भी
हरिद्वार में इसमें करने वाले हैं, जैसा कि हर वर्ष करते हैं कि उनके लिए आने के लिए, जाने के लिए, उनकी सुरक्षा के प्रबंध, जल लेने के प्रबंध, स्नान के प्रबंध, अन्य जो आवास की व्यवस्थाएं हैं, अन्य व्यवस्थाएं हैं, जो भी सभी व्यवस्थाएं अच्छी होगी, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, उनकी यात्रा अच्छी हो, बिना किसी व्यवधान के हो। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार गंगा कॉरिडोर से जुड़ी करीब 235 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं के जरिए हरिद्वार को आधुनिक, सुरक्षित और सुव्यवस्थित स्वरूप देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। हर की पैड़ी, सुभाष घाट, रोडी बेलवाला और उत्तर क्षेत्र के विकास कार्यों को इससे नई रफ्तार मिलेगी। प्रशासनिक मार्ग परियोजना समेत कई आधारभूत विकास कार्यों का भी शुभारंभ किया गया। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही हरिद्वार की आधारभूत संरचना को और अधिक मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। के मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुंचे। गुरुकुल कांगड़ी हेलीपैड पर भाजपा नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजनाओं के लिए लगभग 235 करोड़ के विकास परियोजनाओं की शिलान्यास किया और भूमि पूजन किया। हर की पैड़ी सहित कई स्थलों को विकास परियोजनाओं को काफी रफ्तार मिलेगी। हरिद्वार का नाम जबकि विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन इस कॉरिडोर के बनने से हरिद्वार में काफी विकास होगा। हरिद्वार से एनबी के लिए अकील अहमद। उत्तराखंड सरकार सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों को रोजगार से जोड़ने के लिए देश का पहला अग्निवीर रोजगार सेल बनाने जा रही है। उत्तराखंड राज्य पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कर्नल अजय कोठियाल ने बताया कि 31 दिसंबर को अग्निवीरों का पहला बैच सेवानिवृत्त होगा। उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का प्रावधान कर चुकी है। अब प्रस्तावित रोजगार सेल अग्निवीरों के कौशल के अनुसार केंद्र और राज्य की विभिन्न संस्थाओं में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सेतु का काम करेगा। सरकार का उद्देश्य प्रशिक्षित अग्निवीरों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। हाँ, देखो, सबसे पहला बैच आ रहा है जो 4 साल पूरे करके, वो है 31 दिसंबर को इस साल, और उसके बाद सेकंड बैच इमीडिएटली आ रहा है 1 महीने के बाद में। तो इसमें क्या होता है, 31 दिसंबर को आया, 1 महीने के लिए उसको बोलते हैं लीन पीरियड, 1 महीने के लिए वो आउट है। फिर उसके बाद में 1 फरवरी को पहले बैच में से जो रिटेन करे जाएंगे उनको ना बुला लिया जाएगा। अभी तक ये थी रक्षा मंत्रालय के अंडर में सब कुछ। अब जो रिटेन हो गए, बाकी 75% जो बचते हैं वो चले जाएंगे होम केंद्र के होम डिपार्टमेंट में, जिसका ऑफिस है कर्तव्य भवन में। तो उसके बाद में उनकी प्रक्रिया शुरू होनी है कि कहाँ पे उनको एब्जॉर्ब करा जाएगा। अब ये जो प्रक्रिया बाद में शुरू होनी है, ये मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड में पहले शुरू करा दी, और जो कि केंद्र सरकार चाहती है कि अब राज्य सरकार अपनी अपनी जिम्मेवारियां ले और करें उसको। तो उसी में फिर हम क्या कर रहे हैं, इसका जो तरीका बना रहे हैं, हम आर्मी की जो यूनिट्स हैं जो इससे डील करती हैं अग्निवीर से, आर्मी की जो यूनिट्स हैं जो रिटायर्ड को जो एम्प्लॉयमेंट देने के पर्पज से डील करती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जो यूनिट्स हैं उनसे, और जो स्किल डेवलपमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ में वो करके हमने एक तरतीब बनाई है। देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी पर रामझूला पुल पर अब पैदल आवाजाही भी बंद होने जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था और पुल की कमजोर होती स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। 25 जुलाई से रामझूला पुल पर आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, जो मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद नवंबर तक खुलने की उम्मीद है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार पुल के कमजोर होते केबलों और खराब हुए डामर के पथ को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। भारी भीड़ और पैदल यात्रियों के दबाव से पुल की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की है। मरम्मत के दौरान श्रद्धालु और पर्यटक जानकी सेतु और बजरंग सेतु से आवाजाही कर सकेंगे। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पर पानी वाले बैंड के पास सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने अगले आदेश तक इस मार्ग पर सभी प्रकार की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी है।
प्रशासन ने पुलिस को यातायात रोकने और लोक निर्माण विभाग और NHAI को सड़क की मरम्मत कर जल्द यातायात बहाल करने के निर्देश दिए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे इस मार्ग से यात्रा करने से बचें और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें। साथ ही मौसम विभाग और जिला प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की भी अपील की गई है। कांग्रेस की प्रस्तावित बैठक और चुनावी तैयारियों को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस इस समय भाजपा से नहीं बल्कि अपने ही नेताओं के बीच चल रहे मतभेदों से जूझ रही है। उन्होंने राहुल गांधी के देहरादून दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि कार्यक्रम को लेकर किए गए दावों के अनुसार भीड़ नहीं जुट पाई। हनी पाठक ने दावा किया कि भाजपा संगठन लगातार विधानसभा स्तर तक जनसंपर्क और युवा संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच सक्रिय है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस समय उस कगार पर खड़ी हुई है जहां पर वो अपनों से ही लड़ रही है। वो भाजपा से नहीं लड़ रही। वो कांग्रेस आज वैसा दल हो गया कि अपनों से ही लड़ना उनका प्रथम दायित्व बन चुका है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी का भी दौरा होता है और वहां पर 2.5 लाख बच्चों के रजिस्ट्रेशन की ये बात करते हैं और वहां 5,000 लोग भी वहां नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन हाँ, उनका उत्साह इसलिए देखने को था क्योंकि उतने लोगों की भी इन्हें पूरी तरह से उम्मीद नहीं थी। इन्हें खुद भी नहीं पता था कि वहां पे जितने लोग हैं वो भी आ सकते हैं। तो इन चीजों को लेके वो बेचारे बहुत ज्यादा उत्साहित हो रखे हैं और इतनी ही संख्या उनके लिए काफी है उनके अनुसार। लेकिन वो ये भूल चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी जिस प्रकार से युवा संवाद से लेके हर चीज को विधानसभा वार भी करने जा रही है, तो उतनी संख्या तो हमारी एक विधानसभा से हो जाती है। तो इन सब चीजों का अगर वो आकलन करे तो उनको अपना आईना निश्चित तौर। बद्रीनाथ धाम के कथित चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कांग्रेस के आरोपों के बाद बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने प्रेस वार्ता कर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मामले की 3 स्तर पर जांच चल रही है और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हेमंत द्विवेदी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के कार्यकाल पर भी सवाल उठाते हुए कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सनातन और अनुशासन की पार्टी है। द्विवेदी ने दावा किया कि पूरे मामले में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं इस खुले मंच से कहना चाहता हूं कि मंदिर में चंदा चोरी के जघन्य अपराध में जो भी कोई लिप्त होगा उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जसपुर नगर पालिका परिषद में नवनियुक्त अधिशासी अधिकारी राकेश कोटिया के खिलाफ सभासदों का विरोध सामने आया है। पालिका कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए 1 दर्जन से अधिक सभासदों ने प्रदर्शन कर अधिकारी के स्थानांतरण की मांग उठाई है। सभासदों का आरोप है कि अधिशासी अधिकारी का व्यवहार जनप्रतिनिधियों के साथ ठीक नहीं है और उनके कार्यकाल में नगर के विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं। प्रदर्शन के बाद सभासदों ने पालिका अध्यक्ष और उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर नए अधिकारी की तैनाती की मांग की। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी। उत्तराखंड में मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद पौड़ी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। खराब मौसम के चलते जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। वहीं भूस्खलन से बाधित सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर खोलने का काम जारी है। प्रशासन ने कहा है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी विभागों को तैयार रखा गया है। लोगों से भी सतर्क रहने और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है। रिपोर्ट है उसमें हमारा ऑरेंज अलर्ट था कल और आज स्कूलों में इसीलिए छुट्टी भी की गई थी और उसमें एक हमारा फीडर ब्रेकडाउन हुआ था और साथ में 2 सड़कें बंद हुई थी, तो उनको भी खोलने की कार्रवाई की जा रही है और बाकी अभी स्थिति सामान्य है, परंतु हम लोगों ने सभी जितने भी हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं सभी को अलर्ट पे रहने के लिए निर्देशित भी किया है और जाकर जो भी अगर कुछ ऐसी हानि हुई है जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हो सकी है उसको भी ढूंढकर उसको भी आकलन करके।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बिना अनुमति और निर्धारित मानकों के विपरीत संचालित लाउडस्पीकरों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। इस मामले में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कानून का पालन सभी को करना चाहिए। शादाब शम्स ने कहा कि किसी को भी अपनी इबादत के लिए दूसरों को असुविधा पहुंचाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई के दौरान निष्पक्षता बरतने की अपील की और कहा कि किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने लोगों से अफवाहों से बचने और कानून का सम्मान करने की भी अपील की। देखिए, ये हाई कोर्ट की एक लाइन थी कि कहीं भी साउंड पोल्यूशन हो तो उसे ईमानदारी से उसे कम कराया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी समाज के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी ना हो कि केवल एक ही समाज को टारगेट किया जाए। ईमानदारी से अगर कानून का पालन किया जाए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और सब अपने अपने जो माइक्स हैं उसकी वॉल्यूम को कम करें, क्योंकि हमें ये अधिकार नहीं है कि हम अपनी इबादतों के लिए किसी दूसरे को परेशान करें। हम सब जानते हैं कि जहां माइक नहीं है, जहां अजाने, जिन देशों में बड़े माइक्स लगाने की इजाज़त नहीं है, जो विकसित देश हैं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो इंग्लैंड है, इन तमाम देशों के अंदर भी आप देखेंगे एक फ्रीक्वेंसी सेट होती है। मस्जिद के अंदर एक सामान्य टोन में अजान होती है और रेडियो के भांति आप अपने अपने घरों में उस अजान को सुन पाते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को दे दिया जाता है। तो हमारा भी अनुरोध सरकार से होगा कि एक फ्रीक्वेंसी, मैंने वो एक सेटअप मंगाया भी है लंदन से, वो सेटअप जिससे आप घर में। देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग प्रतियोगिता के दौरान पैरा खिलाड़ियों को मूलभूत सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता स्थल पर पहली मंजिल तक पहुंचने में दिव्यांग खिलाड़ियों को परेशानी होने का मामला सामने आया है। इस पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने खेद जताते हुए अधिकारियों को तत्काल आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में खेल अवस्थापनाओं का लगातार विकास किया जा रहा है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि जहां भी कमियां सामने आएंगी उनका शीघ्र समाधान किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है ताकि वे बिना किसी बाधा के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। देखिए, निश्चित रूप से हमारे जो स्पोर्ट्स के स्ट्रक्चर्स डेवलप हैं वो सामान्यतः स्पोर्ट्स पॉलिसी में निहित सामान्य बच्चों के रूप में ही सारे संसाधन विकसित किए गए हैं। हमारे पैरा के बच्चों को उसमें चुनौती मिल रही होंगी, मैं इस बात को समझ रही हूँ। लेकिन अब समय जैसे जैसे धीरे धीरे, एक समय ऐसा था कि लोग स्पोर्ट्स को महत्व नहीं देते थे, एक समय ऐसा आया कि उत्तराखंड ने नेशनल गेम करा दिया, एक समय ऐसा आया कि स्पोर्ट्स में बच्चों ने नेशनल गेम में 7वें स्थान पर उत्तराखंड को लेकर आए। तो एक मान सम्मान जहाँ से बढ़ा वहाँ से अब स्पोर्ट्स केंद्रित हुआ है। निश्चित रूप से नॉर्मल बच्चों के लिए पहले बना स्पोर्ट्स के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, अब ऐसा समय आ गया है, जैसे भी आपके संग में बातचीत हो रही है, तो निश्चित रूप से हमारे पैरा के बच्चे हो या हमारे स्पेशल बच्चे हो, उनको भी ध्यान में रखते हुए हमको वो फैसिलिटी उनको वो प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि जो है वो बच्चों को कंपटीशन करने में भी, प्रैक्टिस करने में भी, कैंप करने में भी उन्हें कोई दिक्कत ना होने पाए। उसकी चिंता निश्चित रूप से अभी हम लोग नई खेल नीति के लिए हमने लोगों के सुझाव मांगे हैं, एथलीट्स के सुझाव मांगे हैं, फेडरेशन एसोसिएशन के सुझाव मांगे हैं, पब्लिक से सुझाव मांगे हैं। बेहतरीन सुझाव को हम लोग कलेक्ट करेंगे और खेल पॉलिसी में चाहे हमारे पैरा के बच्चे हों, चाहे हमारे स्पेशल चैलेंज बच्चे हों, उनके लिए कैसे संसाधनों का विकास होगा उसको भी हम। उत्तराखंड के ऋषिकेश में सड़क चौड़ीकरण के दौरान पेड़ कटान पर रोक लगाए जाने के फैसले को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष के आरोपों के बीच भाजपा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले का बचाव किया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि मुख्यमंत्री पहले भी जनहित और पर्यावरण से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय लेते रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश में 6 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। भाजपा ने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। देखिए, राहुल गांधी जी के पहुंचने के बाद रोक लगा दी, ऐसा कहना उचित नहीं है। हमने देखा कि अनेकों प्रकरण पूर्व में भी
माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जो संज्ञान में आए, उनका एक स्वभाव बना है कि त्वरित कार्रवाई उस पर करना, और जैसे ही उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने इस पर त्वरित कार्रवाई की। लेकिन हम समझते हैं कि जो आज हम भारतीय जनता पार्टी जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान को हम चला रहे हैं, ये दर्शाता है कि हम पर्यावरण के प्रति कितने सचेत हैं। और इसके कारण से हमने 6 लाख पौधारोपण का यहाँ पर लक्ष्य रखा है और एक बूथ स्तर तक हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। प्रत्येक बूथ पर हमने लक्ष्य दिया है। हम पौधारोपण हो, उसका संरक्षण हो, इस बात की भी हम जिम्मेवारी समझते हैं। प्रदेश में सरकार और जनता के बीच की दूरी को कम करने के लिए उत्तराखंड सरकार का जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कहा कि ये खास पहल दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। अब लोगों को अपनी समस्याएं लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे, बल्कि प्रशासनिक अधिकारी खुद गांव-गांव पहुंचकर शिकायतों का समाधान कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि धामी सरकार का लक्ष्य है कि हर व्यक्ति तक योजनाओं और सुविधाओं का लाभ समय पर पहुंचे और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। बहुत फायदा हो रहा है, इसको लेकर के लोग बहुत उत्साहित हैं। पहली बार लोगों को लग रहा है कि सरकार खुद चल करके जनता के द्वार आ रही है, और जिस बात के लिए लोगों को जिला मुख्यालय में भागना पड़ता था, प्रदेश मुख्यालय तक भागना पड़ता था, वो सब काम घर बैठे उनके हो रहे हैं। मेरे ख्याल से उनके लिए फिलहाल के लिए हमारे खास बुलेटिन अपड़ू उत्तराखंड में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़ नेशनल। नमस्कार।